हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 5वां पार्ट नागरी लिपि का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको नागरी लिपि पाठ का जो बुक में लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर दिया हुआ रहता है, बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको 300 से भी ज़्यादा पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि पाठ के साथ क्या होता है और पाठ के आसपास क्या होता है। पाठ के साथ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है और पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है। तो हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आपको अच्छे से याद करना है पाठ के साथ वाले क्वेश्चन को। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। अगर आप मेरी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलते हैं तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो देवनागरी लिपि के अक्षर हैं उसमें जो स्थिरता आई थी वह कैसे आई थी। इसका उत्तर है, 2 सदी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। जो देवनागरी लिपि है इसके अक्षरों में स्थिरता कैसे आई थी, तो इसके अक्षरों में स्थिरता आने की सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि 2 सदी पूर्व इस लिपि के जब टाइप बने थे और पुस्तकें छपने लगी थी तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई थी। 2 सदी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगी तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सभी की सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। इन भाषाओं का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सभी की सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। अर्थात भारत में अन्य भी लिपियां हैं, तो इस पाठ के जो लेखक हैं वे गुणाकर मूल्य हैं। तो इस पाठ के जो लेखक गुणाकर मूल्य हैं, उन्होंने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। तो लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया पाठ ने, लेखक ने भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। जो नंदी नागरी है वह किसे कहा जाता है और इस पाठ के किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो किस में उल्लेख किया है, किस में नहीं किया। अगर ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है तो आपको पाठ एक बार जरूर पढ़ना होगा। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही सरल तरीके से और अपने दिमाग के अनुसार भी बना सकते हैं। वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, हम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राजपूत राजाओं के समय नंदी नगर नांदेड़ की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि देवनागरी लिपि को 3 नाम से जाना जाता है। पहला नंदी नागरी लिपि, दूसरा नागरी लिपि जो इस पाठ का ही नाम है, और तीसरा वह स्वयं देवनागरी लिपि। ये तीनों की तीनों नाम 3 है लेकिन लिपियां तीनों एक ही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो जो नंदी नागरी है वह देवनागरी लिपि को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राजपूत राजाओं के समय नंदी नगर नांदेड़ की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी थी। नंदी नगर एक जगह का नाम था और नंदी नगर में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता था। तो उस जगह के आधार पर इस लिपि का एक नया नाम नंदी नागरी लिपि रख दिया गया था। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें।
नागरी लिपि यहाँ देवनागरी लिपि को ही कहा जा रहा है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का सामगढ़ दान पत्र 754 ईस्वी का है, उसमें प्राप्त हुए। पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए और उसका विवरण दे। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख थे वे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग के लेखों में प्राप्त हुए थे और उसका विवरण है कि दंती दुर्ग का जो सामगढ़ था, सामगढ़ दान पत्र 754 ईस्वी का, उसी में नागरी लिपि के आरंभिक लेख हम लोगों को प्राप्त हुए थे। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? यहाँ 3 लिपि का नाम दिया गया, ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि और नागरी लिपि। तो पूछा यह जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, इन दोनों की तुलना में, इन दोनों को कंपैरिजन में जो नागरी लिपि है इसका एक अन्य और मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर, सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षर होते हैं वे, उनके जो सिरे होते हैं वे छोटी होती है और आड़ी जो होते हैं वे लकीरें और ठोस त्रिकोण होती हैं, लेकिन नागरी लिपि के अक्षर जो होते हैं वे लंबी लकीर अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है, अर्थात अक्षर जितना चौड़ा होता है उसी के आधार पर वह लंबा होता है, जिससे अक्षर का बनावट जो होता है वह सुंदर दिखने लगता है। तो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके जो अक्षर होते हैं, इसके अक्षर लंबी लकीरें अक्षर होते हैं और इसके चौड़ाई के बिल्कुल ही अनुकूल ऊपर जाती है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर जो हमारा भारत है उस उत्तरी भारत में ऐसे कौन कौन से शासक हैं जिनके प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिससे मिहिर भोज, महेंद्रपाल राजा प्रसिद्ध हुए। मिहिर भोज ही होना चाहिए था। मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा था, तक शासन किया था। उसका ग्वालियर परिस्थिति पत्र देवनागरी लिपि के लेख का ही था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में किन शासकों का प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो उत्तर भारत में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, यह एक वंश का नाम है, उस वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रसिद्ध हुए हैं। मिहिर भोज 1840 से 1841 ईस्वी तक शासन किया था और उसका ग्वालियर परिस्थिति पत्र जो था वह देवनागरी लिपि का ही लेख था, अर्थात वहीं से उसके प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते थे। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? इससे कुछ क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया कि देवनागरी लिपि के ही 3 नाम हैं, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नागरी को ही देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में हम लोगों को क्या बताता है? तो नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। इसमें बताया जा रहा है उत्तर में कि जो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहलाने के पक्ष में कोई खास सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो नागरी शब्द है उस नगर से ही संबंध रखता है, क्योंकि जो पटना है वह कभी नगर कहा जाता था और वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे और उनका जो नाम था वह देव था। तो संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा, क्योंकि जो उसके शासक थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय थे और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दूसरा नाम देव था, तो उस पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। तो उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। तो ये कोई कन्फर्म नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, ये लेखक और प्राचीन बातों को पढ़कर उन बातों के आधार पर बताते हैं कि ऐसा होता होगा, इसी कारण उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे, लेकिन काशी देवनगरी कहलाती थी, अतः उसी का आधार लेकर उत्तर भारत को लिपि देवनागरी कहलाने लगी होगी। लेखक एक बात और कहते हैं कि जो भारत के सभी शहर हैं उन सभी शहर को नगर कहा जाता था, जिस कारण लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा, लेकिन जो काशी देवनगरी थी, काशी नगर था, वह देवनगरी कहलाती थी, अतः उसी का आधार लेकर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी कहलाने लगी होगी, अर्थात उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने होने लगेगा। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का संबंध लेखक ने क्या बताया है? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं और पटना से नागरी का
क्या संबंध लेखक ने बताया है? तो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का सबसे पहला बात कहना है कि नगर शब्द से ही नागरी शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता होगा, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि का नाम धारण किया हो। जो पटना है उसको पहले नगर के नाम से जाना जाता था। तो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक कहते हैं कि नगर से ही नागरी शब्द बना है और पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण पटना में इस लिपि की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात पटना में इस लिपि की पहले प्रारंभिक उत्पन्न हुई थी। तो उसकी उत्पत्ति के कारण इस लिपि के नाम पहले नागरी लिपि धारण किया होगा, अर्थात इसका जो नाम है वह नागरी लिपि रख दिया गया होगा। नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। जो नागरी लिपि थी वह एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो वह किस काल में सार्वदेशिक लिपि थी, अर्थात सभी जगह प्रयोग होने वाली लिपि थी। तो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। आपको ये समय काल याद रखना होगा, अवधि काल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो नागरी लिपि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। इसमें छोटा सा आंसर है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ ऐसी कौन सी लिपियां होती हैं जिन लिपियों का जन्म होता है और इस संबंध के बारे में लेखक हम लोगों को क्या जानकारी देता है? तो नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है तथा नागरी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म होती है। इस संबंध में लेखक जानकारी देता है कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख भी उसी काल के हैं। जो नागरी लिपि है उसके साथ साथ किस चीज़ों का जन्म हुआ था और इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो लेखक बताते हैं कि नागरी लिपि का जब जन्म हुआ था तो उसके साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का भी जन्म हुआ था तथा नागरी के साथ साथ अनेक बहुत सारी प्रादेशिक भाषाएं थी। जैसे कि प्रादेशिक भाषाओं से यहाँ तात्पर्य है महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है। उसी प्रकार प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म देती है और इस संबंध में लेखक जानकारी देता है कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ था तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख भी इसी काल के हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इससे पहले आपने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार के बारे में, तो अब आपको इसमें समझना गुर्जर प्रतिहार थे कौन। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार विदेशी व्यक्ति थे। ये भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। इससे पहले वाले हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ा कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वे कन्नौज पर अपना शासन करते थे और इसमें मिहिर भोज और महेंद्रपाल राजाओं अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो पूछा यही जा रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे ये कौन थे? गुर्जर प्रतिहार एक वंश का नाम है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार भी एक वंश का नाम है। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वे विदेशी थे। ये भारत आकर बस गए थे, मतलब ये बाहर के व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे और ये भारत में आकर यहाँ पर पहले बस गए थे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश पर इन्होंने अपना शासन कायम किया था और बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया था। कन्नौज पर ये शासन करने लगे थे और गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल ये दो राजाएं ऐसे राजा थे जो महान राजाओं में गिने जाते थे। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। नागरी लिपि किस प्रकार की विधा है? तो यह एक निबंध है। हमने आपको बहुत बार बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा दिया। अगर आपने इस पार्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोदुली गद्यखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अन्य पार्ट के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से जो संबंधित प्रमाण है वे प्रमाण प्रस्तुत करें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। 8वीं सदी 754 ईस्वी का जो राष्ट्रकूट राजा था उसका दंती दुर्ग सामगढ़ दानपत्र एक आधार पर सब संबंधित प्रमाण ही है। 9वीं सदी 850 ईस्वी का जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य की रचना गणित सार संग्रह से 1840 से 1881 के बीच प्रतिहार शासक मिहिर भोज की, यहाँ ग्वालियर नहीं ग्वालियर होना चाहिए था, ग्वालियर पर स्थित संस्कृत में लिखा गया था।
10वीं सदी में लिखित दोहा कोश, 11वीं सदी शिलाहार केसीदेव प्रथम का शिलालेख 1012 ईस्वी उपलब्ध तथा 1020 ईस्वी का दान पत्र जो परमान वंश के विशुद्ध राजा भोज का है। 1028 ईस्वी का महमूद गजनी द्वारा चलाया गया सिक्का पर नागरी लिपि में लिखा हुआ। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि नागरी लिपि का क्या प्रमाण है, आप लोग कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि प्राचीन काल में नागरी लिपि का उपयोग होता था। तो इन सभी के जरिए हम लोग बता सकते हैं कि जो महमूद गजनवी ने अपना सिक्का चलाया था वे सिक्के हम लोगों को आज भी देखने को मिलते हैं और उन सिक्कों पर नागरी लिपि में ही शब्द अंकित खुदवाए हुए थे। उसके बाद जैसा कि आपने पढ़ा था 12वीं सदी, इस सदी के केरल शासक के सिक्के पर, उस सदी में जो केरल के शासक हुआ करते थे वे अपने सिक्के पर नागरी लिपि में वीर केरलस्य शब्द लिखा हुआ था तथा श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी लिपि ही अंकित है। अर्थात वीर केरलस्य एक शब्द उन्होंने अपने सिक्कों पर लिखवाया था और वह जो शब्द था वह देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ था। 13वीं सदी में देवगिरी के जो यादव राजाओं थे उन यादव राजाओं के ताम्रपत्र नागरी लिपि के हैं। 14वीं सदी तथा 15वीं सदी की विजयनगर के शासकों का लेख नागरी लिपि में ही प्राप्त है। इस 2 सदियों में इस्लामिक शासक ने अपने सिक्के पर नागरी लिपि का उपयोग किया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आप इससे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे पाठ के साथ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हमने आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट के आसपास। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को स्पीडली सिर्फ समझते हुए चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा और लिपि में क्या अंतर है, इस विषय पर शिक्षक से चर्चा करें। तो भाषा शब्द का अर्थ बोली होता है, लेकिन लिपि शब्द का अर्थ लिखावट की शैली होती है। हम आपको बताते हैं कि भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है। भाषा जो होता है उसका अर्थ एक बोली होता है, आप किसी से किसी प्रकार की कोई बातचीत करते हैं वह भाषा होता है। लेकिन जब उसी बातचीत को लिखा जाता है तो उस लिखने वाली जो लिखावट की शैली होती है उस शैली को ही लिपि का नाम दिया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मैथिली, मगधो, भोजपुरी इत्यादि, लेकिन इन सभी की सभी उपयुक्त भाषाओं की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अर्थात भाषाएं अनेक होती है लेकिन सभी भाषाओं की जो लिपि होती है, लिखने की शैली होती है, लिखावट की शैली होती है, वे सभी की सभी देवनागरी लिपि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संबंध में जानकारी इकट्ठी करें और उसे बिंदुवार पेश करें। अर्थात देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस की विशेषताओं से संबंधित आप सबसे पहले जानकारी एकत्रित कर लीजिए और उस जानकारी को बताइए लाइन बाय लाइन। तो देवनागरी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। देवनागरी लिपि में साहित्य का जितना सृजन हुआ है अन्य लिपि में नहीं हुआ है। देवनागरी लिपि व्याकरण से परिष्कृत और सहज उच्चारित होने वाली है। 3 यहाँ मुख्य विशेषताएं बताई गई है। पहला कि देवनागरी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। देवनागरी लिपि में जितनी साहित्य का सृजन हुआ है उतना किसी अन्य लिपियों में साहित्य का सृजन नहीं हुआ। और तीसरा देवनागरी लिपि व्याकरण से परिष्कृत है और इसका जो उच्चारण होता है वह बिल्कुल ही सहज उच्चारित होने वाली देवनागरी लिपि है। अपने परिचित अन्य लिपियों के साथ देवनागरी की तुलना करते हुए एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए और विद्यालय की गोष्ठी में उसका पाठ कीजिए। मतलब आप अन्य किन किन लिपियों के बारे में जानते हैं उन लिपियों की सबसे पहले और देवनागरी लिपि की तुलना करते हुए एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए और विद्यालय की गोष्ठी में उसका पाठ कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हमें उर्दू भाषा को अरबिक लिपि का देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम इसकी तुलना देवनागरी लिपि से करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर पाते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि ध्वनि में बहुत कम अंतर है परंतु लिखावट में अंतर पाते हैं। अरबी लिपि में बहुत वर्ष सामान्य अंतर में लिखा जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में मात्र मूल ध्वनि स्वर वर्ण में ही कुछ अंश में समानता देखी जाती है। उस प्रकार रोमन लिपि में उच्चारण के दृष्टिकोण से हमें कुछ कमजोर लगती है, अर्थात बोलते हैं और कुछ लिखते हैं कुछ। उदाहरण में देवनागरी में क, रोमन में क लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री लिखने के लिए CH लिखना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क को K से दर्शाया जाता है देवनागरी लिपि में, लेकिन केमिस्ट्री में उसको CH के लिखना पड़ता है। यह बात देवनागरी में भी है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। उदाहरण में यमुना को जमुना अर्थात य का ज भी उच्चारण में हम लाते हैं। यह था अर्थ तो यह है कि यमुना को जमुना ही उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलने में आपत्ति है। जैसे कि देवनागरी लिपि में क को देवनागरी लिपि में रोमन में के बोला जाता है, तो उस के को हम लोग केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यमुना को जमुना बोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी अक्षरों का मानक रूप निर्धारित किया गया, इसे उपलब्ध करें तथा उसमें किए गए सुधारों को चिह्नित करें। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अक्षरों के मानक रूप जो निर्धारित किए गए उसमें कुछ सुधार को दर्शाते हैं जो हिंदी में ही मान्य हैं। म के लिए
ये जो म होता है उसके लिए अनुस्वार का उपयोग किया जाता है, नु के लिए समास होने पर, अंग के लिए है मानक लिपि और ज्ञ के लिए प्रयोग ही नहीं होता है, प्रयोग होता है। हिंदी में उपयुक्त मानक रूप सर्वत्र लागू नहीं होते हैं। जो ये मानक रूप हैं ये हिंदी में कभी भी सर्वत्र रूप से लागू नहीं होते हैं, ये किसी न किसी अन्य शब्दों के साथ लागू होते हैं। क्योंकि अगर अनुस्वार को आप सिर्फ एक जगह दर्शा दीजिएगा तो उस अनुवाद से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, ये नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हिंदी में जितने भी मानक रूप होते हैं वे कभी भी सर्वत्र लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया। इस पार्ट के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही बारीकी से हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा और आप PDF के माध्यम से इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और PDF को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप 101% अपने लैंग्वेज के अनुसार पे इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर जरूर लेके आइएगा। और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।